ओके, तो जैसे कि माही अभी पूछ रही थी कि सर एक बार आप उसको रिवीजन कर दिए जो प्रीवियस क्लास में आप बताए थे फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो बच्चे हम लोग का यहाँ पर जो डिस्कशन रहेगा वो फिनेंशियल स्टेटमेंट और दोज स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये तो पॉइंट बताए थे सभी बच्चे को। यस सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी प्रिपेयर किया जाता है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि बिजनेस का जो मोटिव है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का जो पर्पस है वो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को क्या करना, अर्न करना। तो बच्चे प्रॉफिट अर्न करना, ये प्रॉफिट को कौन फाइंड आउट करेगा, कौन स्टेटमेंट फाइंड आउट करेगा? तो जो स्टेटमेंट प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है उस स्टेटमेंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। आप कह सकती हो कि सर टोटल प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट, आप ऐसे कह सकती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप ये कहती हो कि सर टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एक्सपेंसेस हुआ और टोटल जो इनकम हुआ, अब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दो, यही आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। बट ग्रॉस प्रॉफिट इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जिसका मकसद है कि सामान बनाएंगे तब बेचेंगे, या जो बना हुआ सामान ही परचेज करके लाता है तब बेचता है, दो ही प्रकार का होगा ना बच्चे, बताओ। यस सर। एक तो वो होगा जो खुद सामान बनाएगा बेचेगा। अब जो सामान खुद बनाएगा और बेचेगा बच्चे, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले भी एक अकाउंट बनाता है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज आल्सो पार्ट ऑफ क्या, इनकम स्टेटमेंट। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बहुत कॉमन ही बना लेते हैं, कि साथ बना लेते हैं, बहुत अलग अलग बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मकसद ही है टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। जो सामान आप मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, जो सामान आप बना रही हो, उस सामान का क्या कॉस्ट होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं। अब कॉस्ट फाइंड आउट कर लिए तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो ग्रॉस रिजल्ट का आता है। ग्रॉस रिजल्ट दो ही प्रकार का होता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर बच्चे लॉस हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसेस मतलब इंक्रीज कर गया और इनकम क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। लेकिन कौन सा डिक्रीज कर गया यहाँ पे, डायरेक्ट, याद रखना है डायरेक्ट इनकम जो है वो सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर से कम हो जाएगा यहाँ पे सर। हाँ, एक्सेस ऑफ डायरेक्ट इनकम ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर। और एक्सेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवर डायरेक्ट इनकम इज कॉल्ड क्या, ग्रॉस लॉस। खर्च जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है अगर वो ज्यादा हो गया तो लॉस हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम ज्यादा हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट ये है। उसके बाद जैसे कि मतलब परचेजेस हो गया, सबसे बड़ा एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा एक्सपेंसेस क्या है, परचेजेस। यस। वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, है ना, फ्यूल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है फैक्ट्री के लिए। तो ये चीज हम लोगों को भूलना नहीं है, ये चीज को याद रखना है। और दूसरी तरफ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो तो आपको नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए, देखिए बच्चे हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ रहे हैं, ना तो पार्टनरशिप का पढ़ रहे हैं ना तो कंपनी का पढ़ रहे हैं। क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी में जब जाएंगे तो उसका एक अलग स्टेटमेंट है। ये सिंपल समझिए कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। एक राम है जो इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वही लेगा, लॉस भी होगा तो वही भरपाई करेगा। तो उस सिचुएशन में अगर राम मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा पहले, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। लेकिन अगर राम जो है सो मैन्युफैक्चरर नहीं है, सामान बना हुआ लाता है तब बेचता है, तो बच्चे वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेगा। वो सिर्फ कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड
अकाउंट। दैट्स ऑल। समझ में आया? और बाकी हम Yes, लोग sir. डिटेल अब पढ़ेंगे, जब चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चे फाइनल अकाउंट में, तब वहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। Yes. सर कुछ लोग वेटिंग में से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हो गया। एनी मोर क्वेश्चन? तो हम लोग का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, शायद ये छूट गया था क्या? यस सर, Yes, सर sir. आपने कॉस्ट Cost अकाउंटिंग की accounting. शुरुआत की थी सर, जिसमें 2 पॉइंट आपने लिखवाया था सर। उसके बाद हाँ, बोलिए। समय को मद्देनजर रखते हुए सर क्लास को बंद कर दिया गया था सर। 2 पॉइंट ये था कि इट इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इन्वॉल्व Okay. क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, Okay. असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। और दूसरा Okay. पॉइंट था सर, द मेन टास्क ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू इनेबल द मैनेजमेंट फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और इसके बाद सर आपको कुछ और इसमें बताना था, परंतु समय खत्म हो गया था, जिसकी वजह से क्लास को स्थगित किया गया। प्रोडक्ट के बाद बच्चे उसमें लिख दीजिए एंड टू इंश्योर कॉस्ट रिडक्शन, एंड टू इंश्योर कॉस्ट रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या? लागत को कम करना, कॉस्ट रिडक्शन। कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो उसका क्या काम है कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का कॉस्ट को क्या करना? फाइंड आउट करना। क्योंकि प्रॉफिट तो एस्टिमेटेड होता है। प्रॉफिट क्या होता है बच्चे? एस्टिमेटेड होता है। तो याद रखना है कि जो भी कॉस्ट है उसको क्या करना? फाइंड आउट करना। और साथ ही चूंकि कॉस्ट अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो आराम से वो क्या करेगा? सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर लेगा। क्योंकि वी नो दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सर। Selling price. ओके। इट इज जनरली, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए बच्चे, इट इज जनरली adopted, it is generally adopted it is generally adopted it is generally adopted in the business engaged in manufacturing activity, business engaged in the manufacturing activity. ये समझ में आया कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज जनरली अडॉप्टेड इन द बिजनेस इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगा बच्चे तो वहीं पर कॉस्ट को क्या किया जाता है? फाइंड आउट किया जाता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होगा तो फिर वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई मतलब मीनिंग नहीं आता है। द नेक्स्ट और लास्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, एक चीज और है बच्चे, ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो जन्म हुआ है वो बेसिकली 20th सेंचुरी में, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, याद रखना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जन्म हुआ है मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बीच में मैनेजमेंट अकाउंट का जन्म हुआ। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का जो जन्म हुआ वो स्टार्टिंग में ही। तो अगर हम ये कहें कि कहीं हम पढ़े थे बच्चे इसको, अगर हम ये कहें कि कॉस्ट अकाउंटिंग पहले आया और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाद में आया तो ये कोई गलत नहीं होगा, ये सही है। बच्चे लिखे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्सक्यूज मी सर, मतलब इसका जन्म 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुआ, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का, और मैनेजमेंट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है सो मिडिल में हुआ है। जिस पहले कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हम समझेंगे, अगर लिखना है तो बच्चे नोट्स कर सकते हैं आप लोग।
कि दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व इन द बिगिनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व This system, sir. Accounting involved. The system of accounting involved in the beginning of 20th century. 28. ओके बच्चे आवाज म्यूट कर ले। तो लिख लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या लिखे बच्चे, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 20, उसमें लिखे। अच्छा उसको रहने दीजिए, उसको पहले डिफिनेशन लिखवा देते हैं, उसके बाद लिखना है इसको। सर किस में लिखना है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग बताएं बच्ची कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो आया है वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आया है। और मैनेजमेंट में सर मिडिल हो जाएगा। मैनेजमेंट में मिडिल कर देना है। दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बच्चे थोड़ा डैश देख के लिखेंगे हम लोग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग that part of accounting, that part of accounting system which facilitates that part of accounting system which facilitates the management process of सर अकाउंटिंग के बाद सर फैसी accounting क्या? system facilitates, FACILITATES, that part of accounting system which facilitates the management process, the management process the management process of decision making। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, डिसीजन मेकिंग, ये याद रखना है। अगर ये वर्ड नहीं होता तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं आता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि जो आप पहले से क्या किए हो, फिनेंशियल अकाउंटिंग है ना, फिनेंशियल अकाउंटिंग, और सेकंड में आप क्या किए हो, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इन दोनों के बीच में फिनेंशियल अकाउंटिंग मींस फिनेंशियल अकाउंटिंग रिप्रेजेंट द एक्चुअल डेटा। फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, एक्चुअल डाटा को बट रिप्रेजेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड डेटा। हम ये एज्यूम किए कि 500 पीस ब्लैंकेट मुझे बनाना है, 500 पीस ब्लैंकेट मुझे बनाना है जिसका कॉस्ट आएगा 5 लाख रुपया। सिंपल, कितना आएगा, 5 लाख। बच्चे बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। अगर 500 पीस मुझे ब्लैंकेट बनाना है जिसका प्राइस मुझे कितना आएगा, इसमें सब है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सब है। कॉस्ट का मतलब तो वही हुआ ना, मटेरियल प्लस लेबर प्लस क्या एक्सपेंसेस, सबको जोड़ देंगे वो कॉस्ट हो जाएगा। तो पर पीस अगर हम ये कहें कि पर पीस कितना हो गया,
कितना खर्च बैठा मेरा? 1000. 1000। तो ये एक एस्टिमेटेड डेटा था, हमको 500 पीस बनाना है जिस पर ये खर्च आएगा। लेकिन जब एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किए तो उसमें कितना खर्च आया? तो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद फिनेंशियल अकाउंटिंग, और उसके बाद किसका स्थान आता है, किसका प्लेस आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कि हम क्या एज्यूम किए थे, क्या हुआ, कम हुआ तो क्यों कम हुआ, ज्यादा हुआ तो क्यों ज्यादा हुआ, कहां मेरा वीकनेस रह गया, कहां मेरा स्ट्रांग पॉइंट रहा, इन सभी को क्या करके एनालिसिस करके, है ना, डिसीजन को क्या करना, शो करना। किसके सामने? तो जो इन्वेस्टर है, जो लैंडर है, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो मतलब ओनर है, जो उसका एम्प्लॉय है, सभी को क्या करना, रिजल्ट प्रस्तुत करना। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हम लिखवा बच्चे कि दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम which facilitates The management. the management decision. क्या? The management decision making is called management decision making. The सर management रिपीट सर. decision making. Making सर is प्रोसेस called कुछ लिखाए थे आप, प्रोसेस The ऑफ डिसीजन management मेकिंग। The process of Yes, sir. decision making is यस सर. मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस प्रोसेस ऑफ ऑफ decision डिसीजन making. मेकिंग। डिसीजन The मेकिंग. process of decision making. management process of decision making. Called. Management process of decision making is called management accounting. Accounting. एक बार सेंटेंस पढ़िए प्रत्यय स्टार्टिंग से। Yes, sir. Yes, sir. That part of accounting system which facilitated the management process of decision making is known as management accounting. करेक्ट है क्या? ये Yes, समझ में आया सेंटेंस? Yes, sir. सर। yes sir. कि एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम उस अकाउंटिंग को कहते हैं जिसके अंतर्गत, है ना, हम डिसीजन लेते हैं, जिसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। इट इज मेनली कंसर्न, आगे लिखिए बच्चे, इट इज मेनली कंसर्न with accounting information which is useful to the management in formulating policies, and controlling the business operation and controlling the business operation. The main purpose of management accounting, the main purpose या main task, the main purpose of management accounting is to provide all the relevant information that may be required
सर रेलिवेंट के बाद क्या बोले? relevant information that may be required by the management to take decision, by the management to take decision, to take decision. ये समझ में आया बच्चे? एक बार सभी को इसको पढ़े तो स्टार्टिंग से। प्रत्या प्रकाश, प्रतीक, आदित्य कुमार, बच्चे आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। अभिनव कुमार, लगभग बच्चे का कैमरा ऑफ है, प्लीज सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। यस सर ऑन। यस सर ऑन। ओके, तो क्या ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में आया बच्चे आप लोगों को, सभी बच्चों को? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर आप बता अगर हम ये दीजिए। कहें, हाँ अगर हम ये कहें कि अकाउंटिंग को बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पार्ट में डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है, वो 3 ही है। इसके बाद तो और भी है। अब हम टैक्स अकाउंटिंग करते हैं तो टैक्स अकाउंटिंग हो जाएगा, सोशल के लिए है तो सोशल अकाउंटिंग हो जाएगा, जो आप पढ़े होंगे ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, HRA, प्रोडक्शन। हाँ, तो ये अलग अलग है। फाइनेंस, टैक्स अकाउंटिंग, HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसमें अकाउंटिंग भी है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। उसके बाद गवर्नमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ये सब इसका क्या अदर ब्रांच है। लेकिन अगर इंपोर्टेंट कहा जाए तो 3 ही है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट डेटा रिप्रेजेंट करता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंट करता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों के बीच में एनालिसिस। क्योंकि जब तक आप ये एनालिसिस आप अपने आप पर भी कर सकते हो, मैनेजमेंट तो ईच एंड एवरी प्लेस पर है, सभी जगह विद्यमान है, वो सभी जगह एग्जिस्ट है। यस या नो? यस सर। अगर हम मैनेजमेंट शब्द को हटा दें तो नथिंग क्या हो जाएगा? जीरो। आपका हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, आप लोग भी पढ़े होंगे कि मैनेजमेंट जो है सभी प्लेसेस पर है, सभी जगह पर है, सभी पर अप्लाई होता है। अगर उस वर्ड को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? एकदम से जीरो हो जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसका काम सिर्फ उस बिजनेस को कंटिन्यू करना ही नहीं है, उसको ये भी जज करना है, ये भी देखना है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करने से मेरा प्रीवियस ईयर की अपेक्षा करंट ईयर में क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या हम इंक्रीज में है कि डिक्रीज में है, हम क्या काम करेंगे जिससे हम दूसरों से आगे निकल जाए। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, सभी कोई मतलब आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, सब कोई आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करने के बाद जितना भी पार्ट आप देखते हो, चाहे वो रेशियो एनालिसिस हो, चाहे वो कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, चाहे वो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट हो, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे वो फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, ये सभी का सभी टोटल का टोटल किस कैटेगरी में आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट में आता है। मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट में इसमें क्या क्या आता है बच्चे? जैसे पर हेड, जैसे अभी हम ब्लैंकेट का एग्जांपल दिए थे कि 5 लाख लगाओ, आप 500 पीस बनाए ना, तो 500 पीस को बनाने में अगर 5 लाख रुपया लगा तो पर पीस कितना हुआ? 1000।
तो 1000 ये कॉस्ट अकाउंटिंग यानी ये सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग एक चैप्टर है, उसमें ये बताता है कि पर हेड कितना होना चाहिए। क्योंकि आप जो पेन परचेज करते हो तो पर पेन परचेज करते हो ना। यस सर। यस सर पर पेन। सभी तरह के कस्टमर होते हैं बच्चे। कस्टमर ये भी है कि वो आपको पर मार्कर भी परचेज करेगा, तो मैन्युफैक्चरर का ये ड्यूटीज है कि वो पर मार्कर भी प्राइस को क्या करे, फिक्स करे। ठीक है, तो ये जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करेगा वो नहीं होगा। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा रोड कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट, आप नाम सुने कॉन्ट्रैक्ट का? यस सर। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक चैप्टर है जिसमें यह दिखाया जाता है कि टेंडर प्राइस कितनी होनी चाहिए, कितना में कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, कितना में कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। आप ऑयल का देखते हो, रिफाइंड है ना, ऑयल ऐसे थोड़े आ जाता है, उसको तो कई चरणों से हो करके गुजरना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है। आप पेंट का देख लो कि पेंट सब जब बनता है, कलर बनता है, तो वो कई प्रोसेस से हो करके गुजरता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में कितना कॉस्ट हुआ, सेकंड प्रोसेस में कितना कॉस्ट हुआ, फाइनल प्रोसेस में कितना कॉस्ट हुआ, सभी का अलग अलग ये, तो उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग है ना, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपका कॉस्ट का प्रॉफिट जो एस्टिमेट किए थे और जो फिनेंशियल का प्रॉफिट आया, दोनों में जो वेरिएशन हुआ वो क्यों हुआ, तो इसके लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये भी कॉस्ट का पार्ट है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जिस तरह से रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो कॉम्परेटिव है, उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है बच्चे, आपका सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आप बजटरी कंट्रोल देखोगे, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखोगे, तो ये सब कॉस्टिंग का पार्ट है। उसी तरह से फिनेंशियल अकाउंटिंग में जब जाएंगे तो उसमें देखते करते हो कि जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, माने सबका अपना अलग अलग इंपोर्टेंस है। और ये एक बिजनेस के द्वारा क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इसको लार्ज स्केल पर है तो वो करेगा। अब मान लो मेरा एक पान का, मैंने पान का किसी का एक छोटा सा दुकान है, तो क्या हम तीनों अकाउंटेंट को हायर करेंगे? नहीं सर। मेरा एक स्मॉल है, छोटा सा है, हम तीनों को नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं हम तो एक जूनियर को हायर कर लेंगे और कहेंगे हाँ भाई यहाँ ऑफिस है गांधी मैदान में, वहां पर जाके मेरा थोड़ा सेल टैक्स भर दो। पहले जमाने में चलता, अब तो जीएसटी चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो लार्ज स्केल पर है वो सभी को हायर करता है, लेकिन जो स्मॉल स्केल पर है, जो छोटा पर है, उसको उतना पॉसिबल नहीं, वो उतना एफर्ट नहीं लगा सकता है, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। बट वो भी एनालिसिस करता है, वो भी एनालिसिस करता है कि हम मंथ भर में, इस मंथ में जनवरी में कितना अर्न किए, फरवरी में कितना अर्न किए, मार्च में कितना अर्न किए। तो मैनेजमेंट ईच एंड एवरी प्लेस पर है बच्चे। यहाँ पर ये टॉपिक क्या होता है बच्चे आप लोगों का, थोड़ा एक दो पॉइंट लिख लो। होता है सर। एक अलग में भी लिख लो, अदर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में भी एक दो पॉइंट लिख लो, उसमें भी अदर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अदर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट लिखिएगा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग, tax accounting is covered, tax accounting is covered with computation of taxable income, with computation of taxable income, computation मतलब calculation, computation of taxable income, it is concerned with computation of, it is concerned with computation of wealth tax, gift tax, sales tax। हालांकि अब ये नहीं है। कौन सा टैक्स सर? वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी। सेकंड क्या बोले सर? गिफ्ट। हाँ गिफ्ट टैक्स, लेकिन बच्चे अब ये नहीं है। अब मॉडर्न अभी के जो चल रहा है सेशन में, वो वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। ठीक है, ये प्राचीन काल में, अब इसको प्राचीन काल ही कहा जाए,
ये Yes. पहले जमाने में चलता था। सेल्स Total. टैक्स है ना, उसके बाद वैट वैल्यू एडेड टैक्स, Yes, sir. उसके बाद Yeah. आ गया जीएसटी। ठीक है, वेल्थ टैक्स हम उस टैक्स को कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास में, हम लोग कभी पढ़े थे ये बच्चे, बहुत पहले पढ़े थे ये, कि किसी व्यक्ति के पास में अगर 15 करोड़ का संपत्ति है तो उसको 1% टैक्स क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 15 वेल्थ टैक्स का मतलब, हाँ ये धन कर, मतलब वेल्थ मतलब क्या होता है, संपत्ति। हाँ तो संपत्ति। ये है, ये पहले चलता था। मतलब ये समझिए टैक्स अकाउंटिंग का काम है कि कैलकुलेट करना टैक्सेबल इनकम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स। ये तो हम कहते हैं कि मनुष्य मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये 1961 में आया था बच्चे, याद रखना। Yes. टैक्स कब आया था, 1961। 1961 में 1961 में ये एक्ट है, 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, एक डायरेक्ट और दूसरा क्या, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब देखो, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हुआ, जिसका बर्डन इंडिविजुअली है ना पर्सन के ऊपर में पड़ता है। अब ये डायरेक्ट टैक्स में जो है इसको 5 कैटेगरी में किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम क्या, पीजीबीपी, प्रॉफिट बिजनेस, जो गेन करता है, बिजनेस करता है उसमें जो गेन होता है उसके ऊपर में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होता है इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स इट इज द इट इज अ पार्ट ऑफ क्या, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका पर्सन, देखो आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कहते होंगे जो मार्च में पैसा कम आता है, कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच के कहाँ जाएंगे, वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में है। गवर्नमेंट पहले ही उनका सैलरी में से पहले ही टैक्स क्या करते पहले ही हैं, टैक्स कट जाता है, उसके बाद हाँ कट कर लेते हैं। कट कर लेते हैं और बचाते हैं हम लोग। ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है बच्चे, तो डायरेक्ट जो पेमेंट करे वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट का मतलब तो इनडायरेक्ट वर्ड, आप अगर ब्रेड खरीद रहे हो बच्चे तो अल्टीमेटली टैक्स तो आप ही दे रहे हो। यस सर। Yes, बट sir. डायरेक्ट आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हो, आप दुकानदार को देते हो। फिर वो दुकानदार क्या करेगा, रिटेलर क्या करेगा, होलसेलर को, होलसेलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर जो है गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट को। तो उसमें वो आपको एक्साइज ड्यूटी और फिर कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है उसके लिए कम, खैर हम लोग का टैक्स पढ़ना भी नहीं है बच्चे। तो ये समझिए बेसिकली टैक्स अकाउंटिंग हो जाता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सर एक Excuse सेकंड, me, गिफ्ट sir. वाला बता दीजिएगा। जी बोलिए, गिफ्ट टैक्स को एक बार नहीं, फिर से रिपीट कीजिए बच्चे। गिफ्ट टैक्स सर, गिफ्ट गिफ्ट टैक्स के पहले चलता था, हम पहले बता चुके हैं कि अब ये उसमें नहीं क्या है। होता आप क्या अब ये मतलब है आप अपनी बेटी को 15 लाख का गिफ्ट दे दीजिएगा और गवर्नमेंट आपको चुपचाप छोड़ देगा, नहीं होता है। जमीन खरीद करके बच्चे को दे दिए, यस यस सर, सब उसमें भी लोग करते कंडीशन हैं। होता है। आप जितना गिफ्ट दोगे तो भैया आपके पास आया कहाँ से, संपत्ति का आपके पास आया था स्टेटमेंट गवर्नमेंट शो को करना टैक्स। पड़ता है सर। ठीक है, तो गिफ्ट टैक्स मतलब क्या होता है कि किसी को अगर आप उपहार देते हो, ठीक ना, अब उसमें भी बहुत tax। सरकमस्टांसेस है। ठीक है, बहुत सरकमस्टांसेस है उसमें बच्चे। सिंपल वर्ड में यहाँ समझ लो, जो गिफ्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके एवज में मुझे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास ऐसा होता तो सब पैसा बचा लेता जी, नहीं। अगर मान लो बड़े बड़े घोटाले होते हैं तो वो घोटाला का पैसा क्या करेगा, वो किसी अपने रिलेटिव को दे देगा। तो इनकम टैक्स Yes, का जब छापा पड़ता है ना, जब उसका रेट चारा होता घोटाला है, में हुआ था। यस हाँ खैर उस टॉपिक पर हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए बच्चे, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सर डायरेक्ट टैक्स में सर 5 क्या बताया था सर, सैलरी 5 हेड होता है कि एक व्यक्ति अपना इनकम जो जनरेट कर सकता है वो 5 ही तरह से, 5 के बाद छठा नहीं है। पहला तो नौकरी से कर लेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, है ना, जो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है। दूसरा मकान बना लेगा, किराएदार से पैसा किराया वसूल करेगा, तो वो हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ क्या, है ना, प्रोफेशन। जो डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता है, और जो बिजनेस करते हैं उसको भी टैक्स देना पड़ता है अपने इनकम पर। तो दोनों को एक ही सेक्टर में, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन,
ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा हुआ कि आपके पास गोल्ड है, 10 लाख का गोल्ड है, आप मार्केट में जाके बेचोगे और उस 10 लाख के गोल्ड को आप 12 लाख में बेच दिए तो 2 लाख इनकम किए ना, यस सर, इंक्रीज उस 2 लाख पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसका और भी रूल है, बहुत सारा रूल है। तो ये नॉर्मल मीनिंग यही होता है। और पांचवा, जो ये चारों हेड में नहीं है उसका टैक्स किस हेड में लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 2-4 को एग्जांपल दे देते हैं। जैसे क्रिकेट है ना, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं तो उससे पैसा लेते हैं ना जी, मैच पर फीस। यस यस सर, तो वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आपके बगीचे में बहुत घास है, घास समझते हैं, ग्रास, ग्रास। यस सर, ग्रास। यस सर हाँ, यस सर। उसको भी आप बेचिएगा और उससे पैसा लीजिएगा तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, मिट्टी भी बेच। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी। आप फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करते हो बच्चे, तो आपके लिए इनकम हुआ, उस पर भी टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो गोल्ड को Next. जब सेल करते हैं तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनकम फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स और गोल्ड। कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल गिर में जाता है। किसी Yes, sir. भी कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो Yes. आप गेन किए, अब वो 2 प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो होगा उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लैंड। बच्चे, हाँ ये बच्चे आपको हम पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस है, टैक्स का एक सिलेबस है, 3rd सेम में है। ठीक है, वहां पर आप लोग पढ़ेंगे बच्चे। चलिए, हाँ 3rd सेम में आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट है, उसमें आप लोग पढ़ोगे बच्चे, इसको डिटेल में हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ सिर्फ समझिए कि मतलब जो टैक्स अकाउंटिंग ये क्या है, तो कोई भी अगर आप कंप्यूटेशन करते हो, है ना, कैलकुलेशन करते हो ना जी सर। कि इनकम हुआ कि Yes, लॉस हुआ, ठीक है, तो टैक्स अकाउंटिंग इज covered with computation of taxable income. It is concerned with computation of क्या? Wealth tax, gift tax and क्या? Sales tax. आगे लिखिए, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। The accounting system followed by the central government, state government, and local bodies is called the government accounting. एक बार फिर से रिपीट कीजिए। the accounting system followed by the government, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं स्टेट, सेंट्रल और क्या लोकल, इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। नोट कर लिए? यस यस सर। और एक है सर इसका social एग्जांपल accounting। कुछ इसका Government एग्जाम्पल account- क्या? गवर्नमेंट अकाउंटिंग का देखिए, अब बिहार सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वहां पर रेवेन्यू Yes, sir. डिपार्टमेंट नहीं है? है सर। है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो देखते होंगे ना कि टोटल मनी अर्न कितना हुआ और कितना मुझे मतलब यूज करना पड़ा पैसा का, डिस्ट्रीब्यूट करना data पड़ा, रहता एक्सपेंसेस करना पड़ा, यस सर। तो वो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो जो एक गवर्नमेंट के द्वारा अकाउंटिंग फॉलो किया जाएगा उस अकाउंटिंग को हम लोग क्या कहेंगे? गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहेंगे, गवर्नमेंट है ना। हर एक ट्रांजेक्शन चलता ही है बच्चे, नहीं देखते हो कि इस डिपार्टमेंट को इतना अलॉट किया गया, इस डिपार्टमेंट को इतना अलॉट किया गया, है ना। यस सर। तो वो सब कैसे करते हैं, जजमेंट कैसे करते हैं वो लोग? ठीक है, अकाउंटिंग फॉलो करते होंगे तभी ना कि इसको इतना जरूरी है, इसको इतना जरूरी है, इसमें इतना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉलो किया जाता है ईच एंड एवरी सेक्टर में। हम तो, मेरा तो मानना यहाँ पर ये है, ऐसा नहीं कि हम अकाउंटिंग के टीचर हैं इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं, आप लोग भी इसको समझ सकते हो बढ़िया से
कि मनुष्य जब से जन्म लिया है, जब से पृथ्वी पर आया है, तब से किसी ना किसी रूप में वो अकाउंटिंग को फॉलो करता है। मनुष्य नहीं रहता तो अकाउंटिंग नहीं होता। अब बताओ, हम लोग पहले पढ़े थे कि मनुष्य 3 प्रकार से मनी को जनरेट करता था। एक तो फार्मर हो गया, किसान बंधु हो गया। यस सर। दूसरा सर्विस हो गया, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे प्राइवेट सर्विस हो, जो भी हो। और तीसरा और सबसे लास्ट में क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन। तो अब इसके ये 3 है, ठीक है। अब जहां बिजनेस है वहां पर तो अकाउंटिंग है। बिजनेस का तो मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। बताओ, बिजनेस आज से थोड़े चल रहा है। भारत की खोज किया गया था वास्को डी गामा, तो भाई वो भी तो क्या थे? बिजनेसमैन ही थे। बिजनेस के पर्पस से आए थे भारत में। यस सर। ठीक है। तो अगर इतिहास हम लोग देखेंगे तो ये आपको अकाउंटिंग का हिस्ट्री बहुत पुराना है। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हम लोग इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? सर सोशल अकाउंटिंग बोल रहा था आप शायद अभी थोड़ा देर पहले। सोशल अकाउंटिंग, हाँ एक टॉपिक है, इसमें तो एचआर भी है, बहुत सारा है इसमें। हम इसको आप लोग को क्या करेंगे बच्चे, शेयर कर देंगे, ठीक है बच्चे? हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे। अकाउंटिंग एक चीज बताओ कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं होता तो क्या अकाउंटिंग होता? नहीं होता सर। नहीं क्योंकि डाटा को सर ये तो एंट्री करना बिल्कुल, होता है तो ये तो बिल्कुल वही है कि मृत शरीर में हिंदू है तो जला दो, मुस्लिम है तो दफना दो। शरीर का कोई काम कुछ नहीं करता, उसके उस पर क्या करता है आदमी? कुछ नहीं करता है। प्राण है, जिंदा है तो पूरा एक्टिविटी करेगा वो। तो ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग बिजनेस में इसी पॉइंट ऑफ व्यू, इसी से इसको मतलब समझा जा सकता है बेहतर रूप से कि मनुष्य के शरीर में प्राण है तो पूरा एक्टिविटी करता है वो। ठीक उसी तरह से बिजनेस में अगर इंफॉर्मेशन है तो वो बिजनेस, अब इंफॉर्मेशन निगेटिव भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। इट मीन्स प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो उसको प्रोवाइड करना ना, अगर मान लो कि यहाँ पर अंकु है, अब अंकु एज ए बिजनेसमैन, हम उनके यहाँ एम्प्लॉई हैं, हम क्या चाहेंगे? चाहेंगे कि मेरा सैलरी जो है वो जल्द से जल्द, अगर आज के डेट में 2000 रुपया मुझे मिल रहा है तो कल आफ्टर 1 ईयर या सर्टेन पीरियड के बाद मुझे सैलरी कितना मिले? 2200 मिले, यानी इस 2000 से ज्यादा मिले, ऐसे कह सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है बिजनेसमैन को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यस, तो ये तो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन हुआ। रिजल्ट क्या हुआ बच्चे? इंफॉर्मेशन ही तो हुआ। तो अकाउंटिंग को कहा गया है कि अकाउंटिंग एज, सही बच्चे नोट करेंगे ऐसे ही, अकाउंटिंग एज a source of an information system. ये मेरा सेंटेंस समझ में आया आप लोगों को? अकाउंटिंग एज अ सोर्स के बाद क्या है सर? सोर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या है बच्चे? ये अकाउंटिंग अगर मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो क्या हम अकाउंटिंग को यूज करते, फॉलो करते? नो सर। करते। तो अकाउंटिंग क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए
to provide quantitative information. Quantitative, सर सिस्टम के बाद लिखना है। हाँ ये तो हेडिंग हो गया बच्चे। पॉइंट यहाँ देगा से- सर कि उसी में नहीं उसी में ऐसे ही लिखे रहेगा। टू प्रोवाइड quantitative information is the most important function of accounting. Most important function of accounting. And accounting information means an information which is primarily प्रारंभिक, which is primarily financial in nature. Primarily financial in nature, जो वित्तीय प्रवृत्ति की हो। फाइनेंशियल के बाद सर financial in nature, about economic entities. सर फाइनेंशियल इन नेचर, उसके बाद हाँ इकोनॉमिक एंटिटीज। तो अबाउट कुछ बोले थे ना। हाँ अबाउट इकोनॉमिक हाँ अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज। इसका मतलब इकोनॉमिक एंटिटीज मतलब मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision. सर इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जिसके आधार पर हम इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही। यस और सर आप लोग इसको Thank you. करोगे सही बच्चे? ठीक है। यस सर यस Thank you बच्चे।